हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 10 के ज्योग्राफी के पहला चैप्टर को देखेंगे जो सभी मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरित प्रक्रिया प्रकृति, टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी ये अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्रकृति उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्तियता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर पर डेवलप के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष होते हैं। देख सकते हैं मानव जो है, मानव भौतिक पर्यावरण प्रकृति के द्वारा जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी और संस्थाएं बनाती है। किसके द्वारा? मानव भौतिक पर्यावरण से टेक्नोलॉजी और संस्थाएं का निर्माण करती है। देख सकते हैं आप लोग। संसाधन क्या है? रिसोर्सेज। प्रसंसाधन दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक जो दो तरह का होता है, नवीकरणीय योग्य और नवीकरणीय। नवीकरण योग्य जो होते हैं सतत के अंतर्गत अथवा प्रवाह, जैसे पवन हो गया, जल हो गया, ये सब सतत में आता है। जैव दो तरह का होता है, प्राकृतिक वनस्पति जो वन आता है, वन्य जीव होते हैं। और उसके बाद अनवीकरण दो तरह का, पुनः चक्रीय जिसमें धातु होते हैं, मेटल वगैरह, और चक्रीय जिसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मानवीय की बात करें तो दो तरह का होता है, स्ट्रक्चर एवं संस्थाएं, और मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण किया हुआ है। देखते हैं संसाधनों का डेवलप। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीव की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई। क्या क्या? कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधनों का ह्रास हुआ, कमी। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए, जिससे समाज के दो हिस्से, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गए। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। तो देख सकते हैं क्रियाकलाप देखेंगे। क्रियाकलाप में आप लोग देख सकते हैं मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों के द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी अर्थ भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत सस्टेनेबल अस्तित्व, सही अर्थ है सतत पोषणीय विकास, SDG कहते हैं इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो हुआ है। कहाँ पे? तो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहाँ पे? ब्राज़ील में। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर बढ़ते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक पोषण पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति की प्रदान की गई। एजेंडा 21 क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह घोषणा 92 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED में तत्वावधान में
में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता, यह भी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह की संसाधनों की कमी। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। ऐसे भी प्रदेश जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। कोयले की सबसे ज़्यादा कोयले झारखंड का झरिया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जल स्टॉक में है। जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत का धनी है। कौन धनी है? तो मरुस्थलीय है, लद्दाख वगैरह, परंतु यह जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। क्रियाकलाप अपने राज्य में पाए जाने वाले ये सब आप लोग देख सकते हैं। भारत के संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास स्थानों और राष्ट्रीय विकास योजना के समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ है? 1951 से 56 तक। किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं भारत में संसाधन का पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रयास किया है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों आते हैं। विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी जो संसाधन की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। उपनिवेश सन का इतिहास में हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वह उपयुक्त टेक्नोलॉजी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया। अतः भारत में विकास सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधन की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है बल्कि इन्हें टेक्नोलॉजी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण कैसे हो? संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग, अति उपयोग के कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधन का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। उदाहरणार्थ गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त किया, क्या हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। किसका कथन है? तो गांधी जी का। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथ्स के दृष्टिकोण से। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची, स्वार्थी व्यक्ति, आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। अत्यधिक उत्पादनों के वृद्धि और उसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में
क्लब ऑफ रोम की पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रुंडसलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया। इस रिपोर्ट पर सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्लब ऑफ रोमन ये पुस्तक वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भू संसाधन क्या है? हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कृषि उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे 12 मासी नदियों के प्रभाव से यानी सालों भर नदियों की प्रभाव को सुनिश्चित करता है। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। आप लोग देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर के थ्रू जो है ना, मैदानी भाग 43% पर, पर्वतीय हो गया 30% पर, 27% पर पठार है देश में मुख्य भूमि आकृतियों के अंतर्गत। भू संसाधनों का उपयोग कृषि के लिए अनुलभ भूमि, बंजर कृषि आयोग भूमि, गैर कृषि प्रायोजकों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग, प्रति भूमि के अतिरिक्त आग्नेय भूमि, अस्थायी चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई है उसे बंजर भूमि कहते हैं। प्रतिभूमि वर्तमान प्रतिभूमि जहाँ कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि पुरातन प्रति जैसे 1 से 5 कृषि वर्ष में खेती न की गई हो। शुद्ध निवल क्या है? बोया गया क्षेत्र व भूमि जिस पर फसलें उगाई एवं काटी जाती है उसे हम लोग शुद्ध निवल कहते हैं। वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है। सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। देख सकते हैं आप लोग, रोक के इसको देख सकते हैं। बंजर भूमि क्या है? 12.1% जो है ये बंजर तथा कृषि आयोग है। और वन पूछेगा तो वन देखते हैं 18%। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपरागत इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। परंतु इसके 93% भाग ही भू उपयोग आंकड़ा उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भू उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं है। देख सकते हैं। अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे सहमत होंगे? इसके लिए क्या परिणाम होंगे? वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनके एक बार तो या 2 बार बोया जाता है। यदि इसमें शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भारत में कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर खेती होती है। कितना परसेंट? 54। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र की प्रतिशत के विभिन्न राज्यों में भिन्न है। पंजाब, हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है शुद्ध निवल, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% ही से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह
सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी मरुस्थल भू शामिल है। गैर भूजी कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग आदि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करती है। हम भोजन, मकान, कपड़े कपड़े अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपरदित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशु चरण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए काफी है उत्तरदायी है। अति सिंचित से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रतिक्रियाएं, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खरिया और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होता है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा के जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास में बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंध इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पैरों की रक्षक जिसको मेखला कहते हैं, शेल्टर बेल्ट, पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि उचित प्रबंध, खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मृदा संसाधन क्या है? मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया हमें उच्चावत जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जीव पदार्थ और समय मुख्यतः कारक है। प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रिया आदि मृदा बनने की क्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, हुमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और देख सकते हैं मृदा बनने के अपक्षय रहित आधारित चट्टान है, अंत अपक्षय आधारित चट्टान है, फिर तैयार हो जाता है मिट्टी, इस पे कृषि होती है। देख सकते हैं मृदाओं का वर्ग भौतिक के गुणों का आधार भारत के मृदाओं का निम्नलिखित प्रकार है। मृदा का वर्गीकरण। भारत में 8 तरह का मृदा है, उसका वर्गीकरण देखते हैं। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृति, जलवायु और वनस्पति पाए जाते हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी जो है यह विस्तृत रूप से फैली हुई है। कहाँ होता है? यह असम हो गया, वेस्ट बंगाल में जलोढ़ मिट्टी। इसी में जो है ना कहते हैं सीढ़ी काफ़ी जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ धान, गन्ना, गेहूँ होते हैं। यह पूर्वी तट के अंतर्गत आता है। यह देश की पूर्वोत्तर तट के अंतर्गत महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदानी जलोढ़ है। देखते हैं जलोढ़ मिट्टी को, जो असम, वेस्ट बंगाल में होता है। मृदा से बना यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपों से बनी है।
एक संकरीय गलियारे के द्वारा ये मृदा राजस्थान, गुजरात तक फैली है, राजस्थान से गुजरात तक फैली है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, नासिक वगैरह, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने में घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग जैसे ढाल, भंग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे कि चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार पर घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की है। पुराना जलोढ़ मिट्टी, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, नया जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर जिसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, नया मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। कण जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास जो इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो 19 है पोटास। उसके बाद फास्फोरस की बात करें तो 15 है इसका एटॉमिक नंबर, 15। और P4 इसका सूत्र है, P4 पोटास। उसके बाद चुनायुक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदा ये अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। काली मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काली कपास के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, फिर गुजरात में इस तरह से है। इन मृदाओं का रंग काला है। इन्हें रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को कहा जाता है काली मिट्टी। काफ़ी बार पूछा गया है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी। मृदा कपास की खेती के लिए उचित की जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार यानी बेसाल्ट के क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। लावा जनक सेलों से बनी है मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र जो गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। आप लोग के देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं पर्वत और वन यहाँ जम्मू कश्मीर वगैरह में होता है। जलोढ़ मिट्टी ये सब हो गया आप लोग को हिमाचल प्रदेश वगैरह में। उसके बाद ये सब देखते हैं असम वगैरह। उसके बाद लाल और पीली मिट्टी जो है ना, लाल और पीली मिट्टी ये क्षेत्र हो गया आपको, ये सब उड़ीसा वगैरह। काली मिट्टी के देख सकते हैं, काली मिट्टी ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। उसके बाद लेटेराइट मिट्टी जो है ना, लेटेराइट मिट्टी आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया क्षेत्र बेल्ट, ये राजस्थान के क्षेत्र हो गया। फिर शुष्क हो गया, ये सब भाग शुष्क भाग है, ये सब जितना भी तमिलनाडु वगैरह, केरल तेरल, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग रोक के। काली मिट्टी जो सूख देखते हैं, मिट्टी सूख जाती है, फट जाता है, काली मिट्टी है। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियां तक फैली काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा यह मृदा है कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, काफ़ी बार पूछा गया है, OH का होल 2s, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एटॉमिक नंबर की बात करें मैग्नीशियम का 12 होता है, 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग नेक्स्ट देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क के मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से शुरू कर दी जाती है। लाल या पीली मिट्टी, लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाली भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में लो धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन
यानी लीचिंग का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधे की पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिण राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। इसमें हुमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें हुमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर इनकी परिस्थिति के अनुसार इसमें अपर्दन भूमि निम्नीकरण की संभावनाएं होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, केरल वगैरह। देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का निर्माण बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है और मृदाओं की हुमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके देख सकते हैं मरुस्थलीय मृदा, ये है, चूने की कंकड़ पाई जाती है। कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन यानी इन्फिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा क्या है? यह मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा और वन। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में यह मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय और हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और यह अधिशिलिक यानी एसिडिक तथा हुमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नदी सोपानों यानी सोपानी हम लोग जाते हैं, सीढ़ी नुमा, जलोढ़ पंखुआ आदि के मृदाएं उपजाऊ होती है। मृदा अपर्दन क्या है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा से बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है, दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण की खनन आदि में कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती है और उत्खात भूमि, इसको बेड लैंड कहते हैं, और यह चंबल बेसिन में ऐसी भूमि खड रेवाइन भूमि कहलाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस कुछ क्षेत्र में ऊपरी घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन शीत एरोसाइन कहते हैं कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान तथा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा का अपर्दन होता है। गलत ढंग से भी हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर के नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर में बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। देखते हैं कटाव कर रहा है, अंदर से पानी खींचे। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने के ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे ही समूह जुताई या कॉन्टोर प्लॉगिंग कहा जाता है। कुछ नोट हमें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मृदा की क्षेत्र से पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। पूछेगा कि उच्च तापमान और उच्च वर्षा रहेगा तो उसे लेटेराइट मिट्टी का उपजाऊ होता है। निम्न तापमान और उच्च वर्षा रहने पर पोट्स सोयल मिट्टी होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे पोट्स का हिंदी क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे, उच्च तापमान और निम्न वर्षा रहेगा तो मरुस्थलीय मृदा होगी। निम्न तापमान और निम्न वर्षा रहेगा तो टेगा मृदा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न वर्षा निम्न तापमान पर टेगा मृदा, तो इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते। सोपान कृषि उत्पादन से नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। कहाँ विकसित है? तो वेस्ट बंगाल और असम में। बड़े खेतों की पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके की पट्टी कृषि स्ट्रिप
फार्मिंग कहते हैं। पैरों के कटारों में लगाकर रक्षक शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आइए कुछ हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास को देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्न में से मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का तो अधिक सिंचाई होगा। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? तो किस प्रांत में? तो उत्तराखंड में। इनमें किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मृदा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात वगैरह में कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त है, मूंगफली कपास। देखते हैं निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है, उस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल उगाई जाती है? तो 3 राज्य हो गया, पहला महाराष्ट्र हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश, गुजरात। कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कपास हो गया, मूंगफली हो गया, गन्ना, गेहूँ, मक्का, ये सब उगाई जाती है। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? को क्या है? बात करें पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट पे जलोढ़ मिट्टी, इसकी अधिक उपजाऊ की बात करें तो धान, गन्ने, गेहूँ होते हैं। ये ज़्यादा वेस्ट बंगाल, असम और कर्नाटक के क्षेत्र वगैरह में होता है। पहाड़ी क्षेत्र, अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? तो सोपानी, जानते हैं सोपानी कृषि कर सकते हैं। सोपानी होता है सीढ़ीनुमा के द्वारा, जिसको पहाड़ों पर किया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्य स्टेट में जितने भी हैं इसमें किया जाता है। इस तरह से आज हम लोग ने चैप्टर फर्स्ट को कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, कृपया सपोर्ट करें। ये सभी मेंस एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।